This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ आपका मेज़बान सबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा साउथ अफ्रीका के हवाले से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक मुनफरिद एजाज़ अपने नाम करते हुए साउथ अफ्रीका को उसकी होम कंडीशन पर ओडीआई सीरीज़ में शिकस्त दी। इसी तरीके से जो T20 इंटरनेशनल सीरीज़ अब जारी है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में एक मरतबा फिर अपने एनालिस्ट अली रज़ा को दावत दी है। अली, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं कि इतनी शदीद अलारत के बावजूद आप हमारी प्रोग्राम की ज़ीनत बने। सुभान भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे भी सॉरी चाहता हूँ, देखने वाले सॉरी चाहता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है आज, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। तो इससे पहले कि हम बाकायदा अपना जो प्रोग्राम है उसको क्वेश्चन आंसर की तरफ या एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ बढ़ें, ये बताएं कि ये जो सीरीज़ की विन है 2-1 से हमने साउथ अफ्रीका को ओडीआई में हराया, क्या समझते हैं कि ये ऐसा ही होना था या आपके लिए अनएक्सपेक्टेड विन है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही होना था, अनएक्सपेक्टेड विन है। क्योंकि हमारी टीम से कोई भी इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट करना, चैम्पियंस ट्रॉफी की विन हो चाहे जो बड़ी विन्स होती हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब उनको दौरा पड़ता है तो वो कुछ भी कर जाते हैं। पाकिस्तान टीम इस चीज़ के लिए मशहूर है कि अपने दिन पे वो कुछ भी कर सकती है। तो अब जो सामने वाली टीम है वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या फैक्टर्स वगैरह हैं, पर एक अच्छी जीत है पाकिस्तान के लिए। अगर इसको कंटिन्यू करें तो एक अच्छी जीत साबित हो सकती है। अच्छा, जिस तरीके से साउथ अफ्रीकी कंडीशन की हमेशा से बात की जाती है कि जो 4 कंट्रीज़ क्रिकेट में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, पूरी दुनिया की नज़रें उन टीमों पर, बिलखुसूस एशियाई टीमों पर होती हैं कि जब वो इन ममालिक का दौरा करती हैं और यहाँ पर इनको उनके होम ग्राउंड पर हराना अपसेट के तौर पर जाना जाता है। हालांकि ये एशियाई टीमें कोई छोटी टीमें नहीं हैं, टॉप रैंक की टीमें, लेकिन जब भी ये इन कंडीशन में जाती हैं तो कहते हैं कि इन्होंने अपसेट शिकस्त दी। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं कि एशियाई टीमों का इन 4 ममालिक में जीतना वाक़ईतन अपसेट कहलाता है, या ये वाक़ई इस लेवल की हैं कि ये इनको हरा दें तो कोई बड़ी बात नहीं है? सुभान भाई, आज से आप 10 साल पहले देखें तो बिल्कुल अपसेट की कंडीशन होती थी। वहाँ का बाउंस आपके सामने है, सब कुछ जोहानिसबर्ग में सब कुछ कंडीशन थी, लेकिन अपना वक्त और दुनिया बदल चुकी है। पिचों की मट्टी तब्दील हो गई है, पिच बनाने वाले तब्दील हो गए हैं, T20 का रुझान है, हर जगह लीग्स होते हैं। तो पहले टेस्ट क्रिकेट मतलब टेस्ट की पिचेस कोई कंटिन्यू थोड़ा बहुत रोल करके वनडे में भी किया जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आगे भी कोई अब अपसेट इसको माना जाएगा, क्योंकि आगे मजीद भी ऐसी सीरीज होगी। और अब देखें तो इंडिया ने भी हराया है साउथ अफ्रीका को, बाकी टीम हम भी 2 बार हरा चुके हैं। अभी श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज जाके हराई। तो अब वक्त बदल चुका है, अब ये वो उछाल नहीं है, ये अब वो विकेट्स नहीं है जहाँ पे सेट होने में। और आपको पता है जब उछाल वाली विकेट पे बैट्समैन सेट हो जाए तो फिर उसको रोकना इतना आसान नहीं होता। हाँ, फास्ट पिचेस का ये एक एडवांटेज होता है कि जब बैट्समैन वहाँ सेट हो जाएं तो फिर रन को रोकना वाकईतन मुश्किल होता है। अच्छा, इसी तरीके से जिस तरह अभी हमने ओडीआई की बात की, एक थोड़ा सा ये बताएं कि जो पहला वनडे फिर दूसरा वनडे, दोनों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस जीता। पहले बैटिंग करने के बजाय उन्होंने साउथ अफ्रीका को बैटिंग करवाई। क्या समझते हैं कि ये अभी तक खौफ इतनी, मतलब कि एक नई आपकी मैनेजमेंट आई, नया कोचिंग आपका स्टाफ आया, आपकी टीम के अंदर यंगस्टर आए, लेकिन जो माजी हमेशा पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहा कि हम हमेशा जब इस किस्म की कंडीशन में जाते हैं तो पहले बैटिंग करते हुए डरते हैं, तो क्या समझते हैं कि ये खौफ की वजह थी कि उसी रवायत को बरकरार रखा गया, या कोई वाकई प्लानिंग ऐसी थी कि उनको साउथ अफ्रीका को पहले वहाँ पर बैटिंग करवाई जाए? अच्छा सुभान भाई, मैं समझता हूँ ना अब इनकी सोच चेंज होना शुरू हो गई है, क्योंकि अब आप देखें तो चेज पे पूरी दुनिया का विन परसेंटेज ज़्यादा है पहले बैटिंग करने के लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने भी यही सोचा कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी अब चेंज कर। बेशक हमारा ये अभी भी प्लस पॉइंट नहीं है, 99 का वर्ल्ड कप हम जिस तरह हारे वो आपके हम उस पे गए, हम वो नहीं जीत सके। तो अब जबकि हम मतलब सब ये बात बहुत पहले से कर रहे हैं 2013-14 से
कि उस टाइम इनको अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए, जबकि मिसबाह उल हक कैप्टन थे, उन्होंने अपनी अप्रोच उस टाइम चेंज नहीं की। अगर उन्होंने उस टाइम अप्रोच अपनी चेंज की होती तो आज पाकिस्तान टीम में बहुत फ़र्क होता, उनमें चेज़ का कॉन्फिडेंस होता। मुझे अब चेज़ का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, ये बिल्ड। अच्छा, अभी जिस तरह आपने मिसबाह उल हक की बात की तो अचानक मेरे ज़हन में ये बात बल्कि याद आई मुझे कि इससे पहले हमने 2013 में जो ओडीआई सीरीज़ साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराई थी, उस वक्त टीम के कैप्टन मिसबाह उल हक थे। और अब इसको खुशकिस्मती कहें या इत्तफाक कहें कि इस मरतबा जो हमारे कोच थे वो भी मिसबाह उल हक थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमने 2-1 से ओडीआई, बल्कि ये हमारा एक मुनफरिद एजाज़ भी है कि हम पहली एशियाई टीम है जिसने 2 मरतबा साउथ अफ्रीका को उसकी होम कंडीशन में शिकस्त दी है ओडीआई सीरीज़ में। तो यहाँ पर जो सवाल मेरा आपसे है वो ये है, क्या समझते हैं कि मिसबाह उल हक का टीम में एज अ कोच मौजूद होना, क्या उसका कोई फ़ायदा इस हवाले से आपको नज़र आता है कि वो अपने साबिका तजुर्बात को यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, या ये खिलाड़ियों की अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस है? अगर आप साबिका देखें तो जो टेस्ट सीरीज में 2013 में हमारा हाल हुआ था, क्लीन वो स्वीप भी हो गई। आपके सामने है। तो यूएई में जो हाल हुआ, तो यूएई के बाद हमने एक साल में उनसे 3 सीरीज खेली थी जी। उनके बाद जाके। और मैं आपको उस सीरीज की एक मज़े की बात बताऊं, ये पता नहीं आपको इत्तेफाक हो या ना हो मुझसे, लेकिन मैं समझता हूं कि वो जो सीरीज वो हारे थे वो थोड़ा सा पाकिस्तान के थक भी चुके थे, बोर हो चुके थे। मुझे लगता है उस टाइम वो थोड़ा सा बोरियत में, मतलब जब वो उस सीरीज में ना, मुझे साउथ अफ्रीका में इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था। मतलब एक भाई बार हम इनसे खेल रहे हैं तो ठीक है, हम वो बहुत बड़ी टीम थी, मॉर्निंग मॉर्कल, विलियर्स, मतलब फुल साइड थी जी उनकी। जी। और इस टीम का उस टीम से कोई मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। तो इस जीत में और उस जीत में बहुत फ़र्क है। और मुझे लगता है मिसबाह की लक है, उनकी कोई स्ट्रेटजी ऐसी कोई है तो नहीं आउटस्टैंडिंग कि वो बिल्कुल ही ऐसा तजर्बा उनके पास है कि वो कैप्टनसी का कि वो आगे वो डिलीवर कर रहे हैं। कैप्टनसी उनकी सबके आपके सामने, सबके सामने उन्होंने क्या क्या तीर चलाया है। अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद वसीम के बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त बातचीत हो रही है कि उन्होंने जो माजी की कुछ रवायात थी जिनसे बगावत करते हुए टीम सिलेक्शन के अंदर उन्होंने यूँ समझ लें कि अपनी मर्ज़ी की फुली अथॉरिटी शो करवाई कि मैं जिस टीम को मुंतखब करना चाहूँगा करूँगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। और अभी कुछ दिन पहले उनका जो प्रोग्राम, एक में उसका इंटरव्यू देख रहा था उनका, उनसे जस्टिफिकेशन मांगी गई कुछ खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर, गो कि वो उसके अंदर कामयाब नहीं हो सके, उनको जस्टिफाई करें कि ये जो खिलाड़ी मैंने पिक एंड जिनको ड्रॉप किया है वो जस्टिफाइड था या नहीं था। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उनकी सेलेक्ट की हुई टीमों ने अभी तक तमाम सीरीज़ को विन किया है। अब सवाल जहाँ पर यह है कि क्या ये भी एक लक के थ्रू हो गया है, या इसमें आपको सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है कि उन्होंने वाक़ईतन कुछ ऐसी सिलेक्शन की हैं जिसकी वजह से अब ये तसलसल शुरू हो गया है? सिलेक्शन में फ्लॉज तो आपके सामने है, सबके सामने है। जी। तो मोहम्मद वसीम के पास पावर नहीं है, मैं तो नहीं समझता उनके पास पावर है। अगर उनके पास पावर होती तो जो आज दो तीन पर्चियां हैं बीच में वो ना होती। तो चीफ सेलेक्टर किसके आज हमारे पावर आई है? किसी के पास नहीं आई। ऊपर से ऑर्डर, सब कुछ, सफारशी लड़के डेब्यू करेंगे, फेल होंगे, उनका कैरियर भी खत्म, पाकिस्तान की भी एक कैप बढ़ जाएगी। तो बस यही कुछ चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता मोहम्मद वसीम के पास पावर है। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टनसी को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर शोर देखा मीडिया में और इधर उधर कि एक तो उनकी बैटिंग इससे मुतासिर होने का ख़दशा है, और फिर बैक वक्त उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। हमारे साबिक जो सुपरस्टार थे माजी के, वो ये कहते रहे। आप क्या समझते हैं कि अभी आपने जो जितना बाबर आजम को अभी देखा, और ये उनका पहला अवे इम्तिहान था, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड में वन फिट हो गए थे और रिजवान को कैप्टनसी करनी पड़ी, तो अवे इनका पहला इम्तिहान था। आप इनके कैप्टनसी का जो वे है कुछ उसके बारे में बताएं कि क्या समझते हैं आप? जुबान भाई, तीनों फॉर्मेट का बर्डन तो ये थोड़ी सी ज्यादती है। तो आप टेस्ट का कैप्टन आप किसी को बना सकते हैं। अजहर अली बहुत अच्छा कर रहे थे, काम कर रहे थे। सरफराज है, बिल्कुल। रिजवान को भी बना सकते हैं आप। बाबर आजम को मुझे लगता है इस टाइम ना वनडे का कैप्टन बनाना, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप की तैयारी करना, उनको अगर आप एक फॉर्मेट की जिम्मेदारी देंगे तो शायद वो अच्छे तरीके से निभा सकें, टीम को लीड कर सकें। तीनों फॉर्मेट का बर्डन उनके कंधों पे मुझे तो इस टाइम नाइंसाफ़ी लगती है, और मुझे नहीं लगता कोई जस्टिस भी कर पाएंगे। ये अभी पहली सीरीज है। अच्छा, जितना अभी आपने इनको देखा, उनके कैप्टनसी स्टाइल से क्या आपने अखज़ किया कि क्या इनमें वो सलाहियत मौजूद है? क्योंकि मैंने जितना इनको फॉलो किया, कुछ ख़ास ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिस तरीके से कैप्टन की एक नज़र आनी चाहिए कि वो टीम में बॉलर को बैक कर रहा है। वो जहाँ खड़े हैं बस खड़े हैं और बस टीम चल रही है और मैच हो रहा है।
इस चीज़ में आपको मिसबाह उल हक का थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि कैप्टनसी जैसे मिसबाह की होती थी, बाबर आजम में थोड़े से वो जरासीम ट्रांसफ़र हो चुके हैं। क्योंकि इनका मिसबाह उल डेब्यू हक भी के मिसबाह के साथ हुआ मिसबाह के और साथ उनको हुआ यहाँ है, तक पहुँचाने में उनका मिसबाह भी हाथ मैनेजमेंट काफ़ी। में है, तो गाइडलाइन जो उनको मिलती है वो ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर है तो वो फ़ॉलो करना पड़ता है। तो जैसे ही कभी आपने उनको देखा हो जब बॉलर को मार पड़ी हो, जाके 1-2 शॉट्स के बाद कोई बात की हो, कमर थपथपाई हो? ना यही मिसबाह की यही तो तरफ मैं से आपसे देखा। पूछना चाह वो रहा जहाँ था। खड़े हैं, खड़े बाबर हैं। आज़म जहाँ खड़े हैं, खड़े हैं। शाहिद अफरीदी में एक क्वालिटी थी, बॉल को बिल्कुल। चबाना भी, बॉल को रब भी करना। तो ये कैप्टन को ना सुभान भाई एक्टिव, मतलब देखिए, ग्राउंड में कैप्टन का मतलब है ना कि लीडर है, उसने लीडर, तो क़यादत वो करनी ग्राउंड है। में भाग रहा होता है अब अगर वो खिलाड़ियों को चार्ज नहीं करेगा, जी। क्योंकि सम टाइम ऐसे मूवमेंट आते हैं खेल के अंदर, मोमेंट्स आते हैं जहां पर करना पड़ता आपकी है। अपनी टीम को उठाना होता है। जी, बिल्कुल। ऐसे मौके पर अच्छा कायद या लीडर वही होता है जो फ्रंट पर आकर खिलाड़ियों को बूस्ट करता है। लेकिन हमने देखा कि मिसबाह का भी यही रवैया था कि वो अमूमन जहां खड़े हैं बस वहीं पे खड़े होके थोड़ी सी फील्ड चेंज कर ली, और बाबर आजम का भी तकरीबन यही अंदाज नज़र आ रहा है। हमारे पास लैक ऑफ कैप्टनसी बहुत ज़्यादा है सुभान भाई। बदकिस्मती समझे, हमारे पास कैप्टन नहीं आया कोई भी इमरान खान के बाद। तो कैप्टन एक ही आया था हमारे पास, जिसको मैं नेचुरल कैप्टन समझता हूँ, शुएब मलिक। बिल्कुल, नो उनके डाउट। बाद कोई अच्छा एक और कैप्टन थे, वो अच्छे थे, T20 के मोहम्मद हफीज अच्छे कैप्टन थे। उनको 2012 के बाद उनको नहीं हटाना चाहिए था, सेमीफाइनल गलत से हारे फैसला थे ना, था जी। तो ये उनके साथ वहाँ पे ज्यादती हुई थी। तो कैप्टनसी के आप देखें, मिसबाह उल हक के आगे कुछ, उमर अमीन को किसी ज़माने में बोला गया था वो कैप्टन बनेंगे, टीम से बाहर हैं वो तो। मतलब कि हमारी कैप्टनसी का ये हाल है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि ये इनको फ्यूचर का कैप्टन, जबकि उनको कैप्टनसी का कुछ पता ही नहीं होता। तो आपके पास कप्तानी का तो बहुत फुकदान है, तो आगे अब बाबर आजम ही वर्ल्ड कप में टीम अच्छा, को लीड अभी जिस करेंगे। तरीके से ये ओडीआई सीरीज हमने देखी, आपने भी यकीनन देखी, एक चीज़ जो कि माजी में हमारी रवायत रही और वो मुस्तकिल हमारे साथ जुड़ी हुई है, और जितना हमारा इस वक्त एक कोचिंग का स्टाफ है, हम देखते हैं जितने भी हमारे माजी के सुपरस्टार्स थे वो या टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं या वो एनसीए के अंदर काम कर रहे हैं। माजी में कभी हमने इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ, इतना हैवी वेट कोचिंग स्टाफ नहीं देखा। आप बैटिंग में देखें तो यूनुस खान, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, फिर एनसीए में आपके पास मोहम्मद यूसुफ हैं, उसके बाद सकलैन मुश्ताक वहाँ काम कर रहे हैं, मुश्ताक अहमद वहाँ काम कर रहे हैं, मोहम्मद अकरम वहाँ, मतलब एक बहुत हैवी वेट आपका कोचिंग स्टाफ है, मैनेजमेंट है। फिर सिलेक्शन कमेटी में बहुत इंप्रूवमेंट जो है वो नज़र आती है। उसके बावजूद एक चीज़ जो हमारी इनकन्सिस्टेंसी है, वो हमने इस सीरीज़ में भी वही देखा कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम अगली टीम को बिल्कुल तबाह कर देंगे, लेकिन बीच में ऐसा हमारा कोलैप्स होता है कि फिर यके बाद दीगरे तू चल मैं आया की मिसाल हम शुरू करते हैं और एकदम 4-5 विकेट्स हमारी लूज़ हो जाती हैं। यही चीज़ हमारी बॉलिंग में है कि हम हमेशा इस बात पर पीटते हैं कि जब आप अर्ली 3-4 विकेटें ले लेते हैं उसके बाद अगली टीम को उठने का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हम बीच में अभी हमने इसी आखिरी वनडे मैच में जो हमने अभी जीता सीरीज़ का, यहाँ उनके 5 आउट जो है 150 से पहले कर दिए। उसके बाद हमने उनके उन प्लेयर्स से 100 की पार्टनरशिप लगवा दी जिसका तीसरा या चौथा मैच था। तो क्या समझते हैं कि ये जो रवैया है या ये जो प्रैक्टिस हम कैरी ऑन कर रहे हैं, क्या वजह है कि अभी तक इसका खात्मा नहीं हो सका? सुभान भाई, वर्ल्ड क्लास टीमों में और सादा टीमों में यही फ़र्क होता है कि जब वर्ल्ड क्लास टीम गले में पकड़ ले फिर वो छोड़ती नहीं है उनको। 1990 से लेकर 2000 तक अब हमारी पाकिस्तान टीम को देखें, शुरू में जब अगली टीम की विकेट गिरती थी तो ये लोग आपस में विकेटें बांट लेते थे, इतना कॉन्फिडेंस होता था आपस में। 3 डब्ल्यूज डिस्कस करते, ये तेरी विकेट, ये मेरी, 3-3-3, और वाकई वो 15-20 मिनट के अंदर वो टीमों को फारिग कर देते। ऐसे ही होता था। तो ये होती है वर्ल्ड क्लास टीमों की अप्रोच होती है, ये उनकी सोच होती है। ये तो अब दरमियान में आप जैसे आउट हो गए, दरमियान से कुछ स्पिनर लगाएंगे, वो इतने में सेट हो जाते हैं, वो इतने 15-20 ओवर निकल जाते हैं, स्कोर का 100 अच्छा, एक और चीज़ भी हमने बहुत ज़्यादा नोट की है। अब जिस तरीके से मैच शुरू होने से पहले आपका जो कोचिंग स्टाफ है और जो आपका कैप्टन है और टीम मैनेजमेंट है वो बैठकर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिस तरह क्रिकेट में मशहूर हैं, वो बनते हैं। हमने कई मौक़ों पर ऐसा देखा कि बल्कि ये लीडर जो आपका कैप्टन होता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जब आप मैच में उतरते हैं तो वहाँ पर जो टीम को लेकर चलना है वो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने प्लान ए पर काम किया, उसने बिल्कुल ठीक क्लिक किया, आपने उसको कामयाबी के साथ अप्लाई कर लिया। अब वहाँ पर सम टाइम ऐसा केस आता है कि आप उसी प्लान ए को ही
कंटिन्यू करें वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। लेकिन हम लकीर के फ़कीर के तौर पर जब देखते हैं कि हमने इतने ओवर का प्लान ए के लिए बनाया था वो पूरा हो गया, हम ग्राउंड रियलिटीज़ को या जो उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको इग्नोर करते हैं और प्लान बी पर प्लान सी पर चले जाते हैं। क्या समझते हैं कि जो इनकन्सिस्टेंसी है हमारी, क्या उसकी ये भी वजह है कि हम उस सूरत हाल को देख कर प्लान में चेंजिंग नहीं कर रहे होते? प्लान में सुभान भाई चेंजिंग मिसबाह उल हक और वकार यूनुस। आपको मैं एक मैच याद करवाता हूँ, 2015 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, आपको याद है वो मैच? उसमें जब वकार यूनुस ने मोहम्मद इरफान को गाइड किया था ग्राउंड में आके, बिल्कुल ऐसे ही है। वो बॉल बहुत पीछे कर रहा था, बॉल आगे करो, आगे पिच करो। तो वकार यूनुस को ये नहीं है कि समझ नहीं है, उनको समझ है बिल्कुल, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो अब किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। अब आपने बहुत अच्छी बात की है कि उसी के पीछे उन्होंने चल पड़ना है कि ये हमारा प्लान मुकम्मल हो गया है पावर प्ले का, पावर प्ले आगे अब दायरा खुल जाएगा तो इसमें हमें आगे अगला प्लान लाना है। अगर उस प्लान ए ने अगली टीम को गले से पकड़ लिया तो आप उसको चलाओ ना आगे। देखें ना, अगर एक बॉलर का अच्छा स्पेल चल रहा है, अब अगर आप प्लान में लेकर आए थे कि इससे हमने 4 ओवर करवाने और आप देख रहे हैं कि उसका स्पेल लग गया है, तो क्यों नहीं आप उसके साथ 5, 6, 7 ओवर मजीद करवा के उस टीम को वहीं पर पकड़ें? जी वही मैं कह रहा हूँ कि वकार यूनुस जैसा बॉलर जी ग्राउंड में आके जब समझा सकता है, तो अब उनको क्या हो गया, वो अब 3-4 बार वो कोच बन चुके हैं, उनको पता है कि अगली भी कोचिंग मेरी है। बिल्कुल ऐसे ही 2030 तक उन्होंने रहना है, उनको पता है वो जब तक जिंदा रहेंगे वो पाकिस्तान टीम के कोच रहेंगे। उनको ये पता है। तो अब उनको रिजल्ट आए ना आए उनको कोई फिक्र नहीं है, टीम पिटे, प्लान पिटे, कोई उनको फिक्र। मैनेजमेंट इस टाइम मिसबाह उल हक को मैं अब क्या बोलना चाहिए कि उन्होंने कोचिंग में भी आके अपनी डिफेंसिव सोच अच्छा, नहीं छोड़ी। बैटिंग में हम देखते हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर हमेशा से मुश्किलात का शिकार रहता था और मिडल ऑर्डर परफॉर्म करता था। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है और अभी हमने साउथ अफ्रीका की इस जो ओडीआई सीरीज़ है जिसके ऊपर जो हमारा आज का प्रोग्राम भी है, तो इधर हम देखते हैं कि टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, मिडल ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है, सडन हमारी विकेटें गिरती हैं। फिर लोअर मिडल ऑर्डर में हमने कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। एशिया से बाहर टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारा टॉप ऑर्डर मैच जितवा रहा है हमें? क्योंकि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें ऐड करता चलूँ, जिस तरह भी हमने देखा कि फ़खर जमान ने 3 में से 2 मैचेस में सेंचुरीज़ की, एक में उन्होंने 193 की, क्या ही तूफ़ानी इनिंग चेजिंग में खेली। अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच नहीं जीत सके। फिर उन्होंने अगले मैच में फिर सेंचुरी बनाई। इसी तरीके से बाबर आजम नो डाउट पहले मैच में सेंचुरी बनाई, फिर दूसरे मैच में अच्छी बैटिंग की, क्लिक नहीं कर सके ज़्यादा उसको, लेकिन फिर अगले मैच में फिर 94 की क्या ही शानदार इनिंग्स खेली। फिर इमाम उल हक ने 2 फिफ्टियाँ बना दी। तो टॉप ऑर्डर हमारा, वो चलो बात करते हैं आगे। वो जाहिर, अब आप एक्सपर्ट हैं, आप उसके ऊपर राय दें कि इमाम उल हक की बैटिंग से आप कितने के सेटिस्फाइड हैं, क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं, टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस प्लस पॉइंट है अब हमारा? फ़खर जमान रोज नहीं चलेंगे, बिल्कुल ये आपको पता है। ऐसे ही, जिस दिन उनको एक अच्छी बॉल पड़ी वो फारिग हो जाएंगे वहीं पे। फ़खर जमान को ना सुभान भाई बोलते हैं रिलायबल प्लेयर नहीं है वो, जैसे सईद अनवर थे, उनको सईद अनवर से कंपैरिजन किया जा रहा है, बहुत बड़ी ज्यादती है उस लेजेंड के साथ ये। तो फ़खर जमान जिस दिन चल जाएंगे वारे न्यारे हो जाएंगे, जिस दिन फेल हो जाएंगे उस दिन टीम ऊपर से, जब टीम ठूस होगी तो नीचे भी वो पहले नीचे से पहले ठूस है, ऊपर से बाकी की भी ठूस हो जाएगी। इमाम उल हक द मोस्ट सेल्फिश प्लेयर ऑफ दिस टीम। आप तीनों मैच उठाएं, बॉल्स देखें और स्कोर देखें। वो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट खेलने नहीं आए ना, ये टेस्ट का दौर है और वनडे में भी अब वो दौर नहीं है कि रनर अप बॉल के साथ आप खेलें। आप इतने सेल्फिश हो गए हैं कि आप 10-20 बॉलें आप एक्स्ट्रा खेल रहे हैं, आपके कॉलीग्स वो उनके रन्स आगे हैं, आप जिन सबको देख लें, इमाम से स्लो ज़्यादा कोई भी नहीं है। संभल के बहुत, मतलब अपने लिए अपनी विकेट बचाना चाहते हैं, संभाल के विकेट ज़ाया नहीं करनी। मैंने 50 करना है, अपने अगले मैच मैंने अपनी जगह पक्की करनी है। सिर्फ एक ही मकसद, कोई पाकिस्तान से उनको इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। बाकी आप उनसे फाशी वाली चैट्स आप जितनी मर्जी फ़ोन पे करवा लें, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ग्राउंड में आते ही सिर्फ उनको अपनी पड़ जाती है और कुछ नहीं। अगर ये इन्होंने ऐसे ही करता रहा तो ये इनकी सोच भी अहमद शहजाद जैसी हो जाएगी, आउट होना शुरू हो जाएंगे ये। जब तक कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ, जब तक कॉन्फिडेंस से नहीं खेलेंगे, फ्लो में शॉट्स नहीं खेलेंगे, डर के खेलेंगे, तो ये कब तक ऐसे नहीं चलेगा काम। तो जी नाजरीन, जहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे। कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो महफिल, रौनक इनएविटेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी। रोज शमा की हो महफिल, रौनक इनएविटेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा। जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना। हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड। इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा।
ओवी से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्त या सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिकदे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस थी उसके बारे में अपने एक्सपर्ट से गुफ्तगू कर रहे थे। तो अली यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ आपसे एक बहुत ही अहम चीज़, बल्कि देखें जिस तरीके से जब टीम में हम जिस किस्म के सूरत हाल में या जो हमारी नेशन का एक साइकी है, आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से परफॉर्म करते आ रहे थे, ऐसे में सरफराज अहमद का एज अ बैकअप के तौर पर टीम में मौजूद होना रिजवान के सर पर एक मुस्तकिल ख़तरे की तलवार है। अभी जिस तरीके से हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी कि 3 मैचेस में कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी का वो मुजाहरा नहीं कर सके, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी इस लैक ऑफ परफॉर्मेंस में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ यकीनन होगी या नहीं होगी कि सरफराज अहमद बैकअप के तौर पर टीम में मौजूद हैं? बिल्कुल। अब आप देखें कि 2 विकेट कीपर हैं, जबकि राशिद लतीफ़ और मोइन भाई की यहाँ पे मिसाल देना मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक होता था टीम में, ज़्यादातर एक ही होता था। बहुत कम मैच से जहाँ वो इकट्ठे खेले, अदरवाइज कम खेले एक ही होती थी। तो अब देखें, अब रिजवान को पता है कि एक मैच में परफॉर्म ना किया सरफराज ने अंदर आ जाना। क्योंकि यहाँ पर एक तो मैं जो हमारी नेशन की एक साइकी है कि हम उस तरीके से मतलब कि बैकअप को कबूल नहीं करते। हम यही समझते हैं कि अगर मैं कीपर हूँ तो बस मैंने ही विकेट कीपिंग करनी है, और अगर मेरे बैकअप में कोई विकेट कीपर बैट्समैन भी खिला सकते हैं उनको। ठीक है, एक तो ये है। फिर दूसरा ये भी तो है ना कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे वो खिलाड़ी हैं जिनको टीम में लाने वाले भी सरफराज अहमद थे, या मैक्सिमम वो प्लेयर्स हैं जो कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी में मुस्तकिल 3-4 साल खेलते रहे हैं। तो उनका जो एक मेंटल अप्रोच है, जो उनकी साइकी सरफराज अहमद के साथ मैच करती है, फिर उनका जो एक नरम रवैया, सॉफ्ट कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं, वो भी सरफराज अहमद के साथ ज़्यादा है। तो ऐसे में मुस्तकिल तौर पर ये अब रिजवान के लिए आप क्या समझते हैं, सरफराज की मौजूदगी उसकी परफॉर्मेंस को अब मज़ीद ख़राब करने का सबब बन सकती है? आपने सरफराज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर की बात की। एक जो आपको सिंपल करके बोलूँ, मैं ज़्यादा हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करता। एक बदतमीज़ इंसान हो ना, मैं आपसे बदतमीज़ी करूँ, आप कहेंगे यार ये क्या है, मैंने इसको बुलाया है, तो ये अगर मैंने इसको इज़्ज़त दी है तो ये मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि टीम के किसी भी प्लेयर के दिल में सरफराज के सॉफ्ट कॉर्नर, या वो चाहते हैं कि सरफराज कप्तान आए। जो उनके साथ रवैया सरफराज ने रखा है वो बहुत ही शर्मनाक है। तो अगर सरफराज अपने आप को बड़ा समझते और टीम को सही तरह उनको बैक करते थे वो, लेकिन बैक करने का कोई तरीका होता है। डिक्टेटर बन गए थे ना वो तो टीम में। बेइज्जत करने में और बैक करने में फ़र्क होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी चाहेगा कि सरफराज कैप्टन आए टीम में। उनको वो सुकून में बाबर आजम खड़े रहते हैं कोने में, वो अपनी मर्जी से बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं और खिलाड़ी सुकून करते हैं। तो सरफराज सुभान भाई, जो सरफराज की मेंटालिटी है, मुझे लगता है परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। 2013 में भी उन्होंने ऐसे ही किया था। जब वो आए थे उन्होंने फिर मौका श्रीलंका में छोड़ा नहीं था, पकड़ लिया था। अब जब सरफराज को मौका मिला, उनको पता है कि ये मेरे लिए आखिरी मौका है। अब जाहिर बात है एज भी हो रही है, तो उन्होंने मौका नहीं छोड़ना। और रिजवान को पता है कि अगर अब मैं बाहर हुआ तो फिर मैं 2-3 साल बाहर ही रहूँगा, क्योंकि सरफराज का कैरियर ख़त्म होना, जितनी उनसे आउटपुट पाकिस्तान टीम ले सकेगी लेगी। तो ये जाती है रिजवान के साथ, बिल्कुल जाती है। अब ये भी हो सकता था आप फॉर्मेट चेंज कर देते, आप उनको एक अलग 3 फॉर्मेट है आपके पास, उनका एक और फॉर्मेट भी रख लेते। तो इस फॉर्मेट में रखना, एज अ बैकअप रखना, एज अ विकेट कीपर बैकअप, बैट्समैन बैकअप, तो ये
उसकी परफॉर्मेंस के लिए भी ये नुकसान नॉट फेयर। आप इंडिया को देखें, धोनी के होते दिनेश कार्तिक आ सके टीम में? साहा आ सके थे, उनके जाने के बाद ही आए, चाहे वो इंजर होते या जो मर्जी होता, उनके पास इमरजेंसी की कोई प्लेयर ही नहीं होता था। ये हकीकत है। बिल्कुल ऐसे 10 साल उन्होंने बैकअप में रखा ही नहीं कुछ, वो गए हैं तो उसके बाद ही सब कुछ आया। तो ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर एक और भी पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपका उसके ऊपर जो ओपिनियन है वो भी लेना चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन कमेटी है हमारी, जो मोहम्मद वसीम की सरबराही में काम कर रही है, उसका किरदार सीरीज़ से पहले तक था। उन्होंने अपनी जो उनकी दानिश में बेस्ट अवेलेबल लॉट था वो उन्होंने सेलेक्ट करके भेज दिया। टूर मैनेजमेंट में टूर सिलेक्शन कमेटी की इस्तिलाह से तो हम सब वाकिफ़ हैं ना। सारी दुनिया में टूर सिलेक्शन कमेटी को जो आपका हेड कोच, बॉलिंग कोच, मैनेजर और कप्तान और सीनियर जो आपके प्लेयर्स होते हैं, ये 5-6 खिलाड़ी उसको वहाँ पर लीड करते हैं। साउथ अफ्रीका के सीरीज़ में हमने अभी देखा कि कुछ खिलाड़ी जो अवेलेबल लॉट था आपके पास, उनमें ज़्यादा बेहतर मौजूद थे, मगर वो बेंच पर बैठे रहे और उनके बरक्स, जिनको हम उर्फ़ आम में पर्ची कह सकते हैं, पर्चियाँ, वो खेल गई हैं। तो मतलब अब मिसबाउल हक हैं आपके पास, यूनुस खान हैं, वकार यूनुस हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतना इनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी अगर राइट सिलेक्शन ये लोग नहीं कर सकते तो फिर हम अपना ये सारा मलबा किस पर डालें? फिर इनसे बेहतर और कौन लेके आए हम? क्योंकि मैं आपको मिसाल भी यहाँ पर चलें साथ देता चलूँ कि हसन अली, हम सब जानते हैं कि उनकी एनर्जी उनका ट्रेडमार्क है। बिल्कुल, वो परफॉर्म ना भी करें, उनका टीम में होना, वो जो एनर्जेटिक लेवल उनका है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है टीम को। बाकी भी वो बेंच पर बैठे हुए हैं और मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ दोनों 2 मैच खेल गए हैं। इसी तरीके से आपके पास बैटिंग के अंदर दानिश अजीज़, उनकी टेक्निक के ऊपर सब ने बात की। उनका साउथ अफ्रीकी कंडीशन के अंदर खेलने का हमने 2 मैचेस में उनको देखा, बिल्कुल भी उनकी टेक्निक वहाँ की मुताबिकत नहीं रखती थी, मगर उसके बावजूद हमने उनको इब्तदाई 2 मैच खिला दिए। अच्छा, इसी तरीके से आपने आसिफ अली को पता नहीं क्या देख कर, क्या सोच कर टीम में डाला। फिर आपने इतनी टफ़ कंडीशन में जहाँ पर बैटिंग वैसी मुश्किल होती है, आप शादाब खान, फ़हीम अशरफ दोनों ऑलराउंडर खिला रहे हैं, यानी कि टॉप ऑर्डर में आपके पास 2 ओपनर बाबर आजम और रिजवान, इन 4 के बाद नीचे तो आपके पास बैटिंग के अंदर कोई मुस्तनद है ही नहीं। तो आपकी जो टूर सिलेक्शन मैनेजमेंट की कमेटी है, क्या समझते हैं वो क्या ये रोल प्ले कर रही है? वो रोल पता है क्या प्ले कर रही है? विकी भाई ना वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं वो प्लेयर्स को टेस्ट कर रहे हैं। वो जैसे ही उन्होंने पिछले 10-15 साल किया है, वो प्लेयर्स को टेस्ट कर रहे हैं। देखें ना, मादरत के साथ विकी भाई बॉलिंग कोच हैं, हेड कोच तो मिसबाउल हक है ना, और उनके बारे में तो कहा जाता है कि जो क्रिकेटिंग ब्रेन मिसबाउल हक के पास है वो शायद ही किसी और के पास हो। तो मतलब क्या है ये फिर? अगर ये इतने बड़े ब्रेन के साथ ये हाल है। मैं आपको बता देता हूँ सर, बात ये है कि मिसबाउल हक, आप अब मुझे बताएं कितने साल वकार यूनुस के अंडर खेले हैं एज अ कोच, एज अ कैप्टन? कितने साल खेले हैं? बहुत टाइम, तवील अरसा खेले, 5-6 साल वो कोच थे। और फिर एज अ सीनियर प्लेयर भी जब 2001 में मिसबा आए तो उस वक्त वकार यूनुस पीक पर थे, बल्कि बाद में कैप्टन भी बन गए थे। मिसबाउल हक जूनियर है जी, पीक हो गया, और उसके बाद इंतहाई शरीफ और नफ्स आदमी है वो, लड़ाई झगड़े से वो दूर रहते हैं बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही। तो मुझे लगता है इस टाइम हेड कोच पता है कौन है? वकार भाई हेड कोच, विकी भाई हेड कोच हैं, क्योंकि यूनुस खान जो हैं वो भी उनके बैक ऑफ द डोर। सुभान भाई, ये हकीकत में बता रहा हूँ आपको, हमने अब मजाक में बात की है, ये बातें टीवी चैनल्स पे भी हुई हैं। बैक ऑफ द डोर हेड कोच जो हेड कर रहे हैं वो वकार यूनुस साहब है। मिसबाउल हक का उन पे कोई जोर ही नहीं चलता, सब कुछ वही कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एक कंट्रोवर्सी बहुत जल्द मंजर आम पे आ रही है, यूनुस खान और वकार यूनुस की आपस में लड़ पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि यूनुस खान के बारे में बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि वो इस किस्म की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पहले भी हुआ था और वो छोड़ के चले गए थे। बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनका क्लैश सामने आएगा। वो डिक्टेटर है वकार यूनुस, और खान साहब किसी की सुनते नहीं, अपने असूलों से नहीं, वो नहीं सुनेंगे किसी। बिल्कुल। और बहुत जल्द ये क्लैश, और वर्ल्ड कप से पहले आएगा क्लैश, वर्ल्ड कप से पहले आएगा, पहले राउंड से हम बाहर हो जाएंगे। लेट्स सी कि क्या बनता है। ये तो जाहिर है कि हमारी मादी भी हमारा इससे भरा रहा। तो बात जो थी वो अभी भी वहीं पर है कि इतने बड़े, अगर हमने कोचिंग को इतना, मतलब देखें ना कि जो हम इनको सैलरीज दे रहे हैं पर मंथ के हिसाब से, और इतना हैवी वेट रखने के बावजूद भी वही मसाइल, वही इश्यूज़ जो हमारे पिछले 10, 12, 15 साल से चलते आ रहे हैं। फिर एक और इंतहाई अजीब सूरत हाल है,
वर्ल्ड कप से 2-2 साल पहले टीमें अपनी टीमों को फाइनलाइज करके तो वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम कम्बिनेशन बना के शुरू होती है। हमारा अभी तक कम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा। पता नहीं हम अब मोहम्मद जो आसिफ अली हैं उनको क्या सोच के हमने ओडीआई टीम में रखा हुआ है, ना वो हमारे फ्यूचर के प्लान में ओडीआई टीम में आते हैं। वो एक T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है जिनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ बैट को उन्होंने फ्लो में घुमाना है बस। तो ना हमारा टीम कम्बिनेशन अभी तक बन सका, कुछ नहीं पता कि कौन से खिलाड़ी वर्ल्ड कप में जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे। ना हमें सिलेक्शन कमेटी जो हमारी कौमी सिलेक्शन कमेटी है उसकी तरफ से कोई वादे तौर पर प्लान नज़र आ रहा, ना टूर मैनेजमेंट का कुछ समझ में आता है। तो क्या समझते हैं फिर इन सारों को फारिग कर दें और कोई एक आम सा बस एक शख्स जो है उसको अगर फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी है तो उसको ला के रख देते हैं कि वो फॉर्मेलिटी के तौर पर दुनिया को दिखाएंगे ये कोच है हमारा। आपको अब ना कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ, वकार यूनुस का पहला दौर आपको याद होगा जी, वर्ल्ड कप 2011, उस दौर से लेके अब तक क्या चेंजिंग आई है टीम कल्चर में, सिलेक्शन में। वकार यूनुस पहले बंदे सिलेक्ट करवाते थे, अभी भी करवा रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले सुभान भाई एक सीरीज पहले आपके डेब्यू खेल रहे होते हैं वर्ल्ड कप के लिए तैयार, जबकि टीमें 2-2 साल पहले तैयार होती हैं। वही कुछ हो रहा है अभी। आप तो एक सीरीज की बात कर रहे हैं, हमने तो वर्ल्ड कप के अंदर डेब्यू करते हुए देखा जी। नासिर जमशेद को जैसे बुलवाया गया, मोहम्मद आमिर को 2009 के वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में वो तो ए टीम के साथ गए हुए थे, यहाँ से आपके एक प्लेयर अनफिट हुआ, उनको वहाँ से बुला के डेब्यू करवाया गया। वो तो क्लिक कर गए बस, वो तो किसी अब ये तो लक है ना, लेकिन हमारे यहाँ तो रुझान यही है। और आप देखें कि जो इंसान 10 साल से अब इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मैंने सुभान भाई आज तक किसी का नहीं देखा। 10 साल पहले एक बंदा आया है, उसको आजमाया, उसको दूसरे में आजमाया टेन्योर में, इतने साल आजमा के उसको फिर रखा हुआ है, और उससे बेहतरी की उम्मीद रखना। अच्छा एक बात, या हम बेवकूफ़ हैं या हमारे देखने वालों को वो बेवकूफ़ समझते हैं, या वो समझते हैं कि किसी में कोई अकल नहीं है, कोई कुछ नहीं देख रहा। अच्छा ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि 2011 वर्ल्ड कप कोच वकार विक्की भाई, 2015 वर्ल्ड कप कोच आपके विक्की भाई, अब फिर यही सिनेरियो समझ में आ रहा है कि जो हमारे अब वर्ल्ड कप आ रहा है आगे तो 2023 में, तो विक्की भाई आपको नजर आ रहे हैं वहाँ जाते हुए ऐसा? 2011 की और 2015 की अब तक रवायात चल रही हैं। डेब्यूटेंट खेल रहे हैं, ना कोई टीम कम्बिनेशन सेट हुआ है, ना कुछ पर्चियाँ खेल रही हैं, बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। वकार भाई का इन्फ्लुएंस आपके। अच्छा यहाँ पर फिर एक बहुत अहम सवाल ये भी तो बनता है ना कि आखिर वकार यूनुस की साइकी के साथ कोई मसला है, वो साइकी पेशेंट हैं या इंतहाई माजरत के साथ बहुत बड़ा हमारा वो नाम है, एक लेजेंड हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी हम समझने से कासिर हैं कि इतने बड़े नाम, इतनी परफॉर्मेंसेस पूरी दुनिया के अंदर उनको अप्रिशिएट किया जाता रहा, अभी भी किया जाता है, लेकिन एज अ कोच क्यों इस तरीके से उनसे ब्लेंडर्स हो रहे हैं? क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? भाई मैं आपको सही बताऊँ, मैंने ऐसा बॉलर मैं किसी को भी नहीं मानता जो उनको, क्या बॉलर थे वो, आउटस्टैंडिंग, देख के उनको देख के दिल खुश हो जाता था एक बार। मुझे लगता है कि वो ना, उनमें ईगो बहुत ज़्यादा है, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा आपको वकार यूनुस की बात बताऊं, 30 से प्लेयर टपा, कैरियर ख़त्म साइड पे, 31-32 साइड पे 25 से जो आगे होते हैं उनके लिए उनके पास 3 साल हैं, और जो बिल्कुल यंग, अब ठीक है यंग ब्लड भाई, एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। खुद आप 2003 तक खेलते रहे हो, आप 1989 से आप छोड़ देते, आप क्यों खेलते रहे हो? आपके पास एक्सपीरियंस था ना। 2003 में परफॉर्म भी किया था वकार भाई ने एज अ कैप्टन, वो बैड लक था। वर्ल्ड कप में माशाल्लाह बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रही उनकी जी। क्या हमने तो झंडे गाड़े वहाँ पर, तो वहाँ पे तो बहुत ही बुरा वर्ल्ड कप गया था 2003 वर्ल्ड कप हमारा जी। तो उससे पहले भी वो कप्तान 2002 में मैं एक मैच याद करवाता हूँ, 1996 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बेंगलोर, वो आपको मैच याद होगा? वो किसको याद नहीं है मैच? उसमें कैप्टन कौन था? वकार यूनुस थे। तो वकार यूनुस साहब ने जो टीम को लीड किया था, और एक बिल्कुल ही आम सा वो बैट्समैन अजय साहब, उनसे जिस तरह से इन्होंने पैनिक किया, अब वो पैनिक था या मैं एक नई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता, अच्छा वो जो भी था, तो वकार भाई अब बहुत जल्दी ना बात को अपनी ईगो पे ले लेते हैं। वो कहते हैं बस थोड़ी सी इसने कोई आनाकानी की, टीम से बाहर, और 30 से ऊपर वो इंसान को इंसान ही नहीं समझते। तो जब तक सुभान में जब तक वकार भाई हैं, इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। यानी कि फिर जो मोहम्मद आमिर ने कहा वो दुरुस्त कहा कि जब तक ये टीम मैनेजमेंट मौजूद है, बिल्कुल आई कांट प्ले। 100% ठीक बोला। वो ये भी है कि मोहम्मद आमिर की गलतियां भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ईगो में अपने आप को
समझते हैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, जबकि वो कोई स्टार नहीं है। इस वक्त नहीं है। ओपनली बता रहा हूँ, ही इज नॉट अ स्टार राइट नाउ। स्टार वसीम जैसा होता है, वकार जैसा होता है, शुएब जैसा होता है, स्टार ऐसा नहीं होता। तो अब मुझे गुस्सा, अब आप हंस रहे हैं कि मुझे दोबारा गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्सा करना नहीं चाहता। तो जब तक वकार भाई रहेंगे 2050 तक, 2070 तक पाकिस्तान टीम ऐसी रहेगी। 2050 तक, 50 तक, 70 तक क्योंकि जो इंसान पहले 2 दौरों में बेहतरी नहीं ला सका, अब वो क्या खास बेहतरी लाएगा, या उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। हमें तो ये बात समझ आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर बाब इख्तियार को आए ना आए, इस टॉपिक को वाइंड अप करने से पहले एक जाते जाते आखिरी सवाल, वकार यूनुस का बोर्ड में क्या लिंक है? हर जब भी आपके पास नया आता है चेयरमैन पीसीबी आता है, नई मैनेजमेंट आती है, विकी भाई आ जाती हैं, कोई ख़ास लिंक है इनका, या इनके पास कोई ख़ास गुर है टीम में आने का, जो अभी तक वसीम अकरम और शुएब अख्तर और इतने बड़े बड़े जो हमारे बॉलिंग लेजेंड गुजरे हैं उनके पास नहीं आया? हमने आज तक वसीम भाई को या शुएब अख्तर को नहीं बनाया अपना बॉलिंग कोच। इनके पास कौन सा गुर है? इनके पास बगैर परफॉर्मेंस के 3 टेन्योर। इनके पास ये गुर है कि आपको अच्छी तरह पता है कि जब से पीसीबी बना उसकी गवर्निंग बॉडी चेंज नहीं हुई जी। वही खिलाड़ी, वही बंदे गवर्निंग बॉडी रोटेट आपको होते पता रहे है ना, पीसीबी कौन चलाता है? जी, गवर्निंग बॉडी चलाती है। और ये तो डमी है, जो ऊपर हमें 2-1 बंदे नजर आ रहे हैं, ये तो डमी है। वो छुपे हुए लोग हैं पर्दे के पीछे। वो किसी की उम्र 90 साल है, किसी की 95 साल है, कोई 80 साल का है। यकीन करें, वो उनकी 3-3, 4-4 नस्लें आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो बैठे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है 3-3, 4-4 नस्लों में से 2-2, 3-3 नस्लें उनके साथ बोर्ड में भी मुलाजमत, बल्कि कौम की खिदमत कर रही हैं। और वकार भाई उनकी खिदमत करते हैं, वो वकार भाई की खिदमत करते हैं। तो बस फिर सिलसिला, बस फिर रिवार्ड दोनों एक दूसरे को अच्छा दे रहे हैं। और टीम जो है वो जीतने के बावजूद भी, मतलब देखें ना, अभी इस ओडीआई सीरीज में जीतने के बावजूद भी हमको इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। ये तो हमारा जो ओपोनेंट थे, जो हरीफ टीम थी, वो इतनी वीक साइड खेल रही थी कि हम बस बाय लक जीत गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू T20, चूँकि अब हमारी सीरीज़ चल रही है तो इसके बारे से भी कर लेते हैं कि 4 T20 हैं हमारे। अच्छा, यहाँ पर अब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उनके जो टॉप 9 प्लेयर्स हैं वो IPL कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता थे। इसके ऊपर साउथ अफ्रीका के लेजेंड प्लेयर ने, जिस तरह डेल स्टीन हैं, जैक कैलिस हैं, वो हारी इसी वजह से हैं। आपकी बात काट रहा हूँ जी, सॉरी। आखिरी मैच वो हारी इसी वजह से हैं क्योंकि प्लेयर्स जा चुके थे। मुझे ग्रीम स्मिथ थे, फिर मखाया नटीनी थे। इन सब ने अपने अपने ट्वीट में ये कहा कि क्या वजह है कि हमने अपनी नेशनल टीम को प्रेफरेंस देने के बजाय अपने टॉप 9 प्लेयर्स IPL के लिए रवाना कर दिया। और अब जिस टीम ने पाकिस्तान के साथ T20 खेलनी है, उनके अपने लेजेंड कह रहे हैं कि ये B और C क्लास टीम है। ये हम नहीं कह रहे, ये डेल स्टीन ने भी कहा, मखाया एंटीनी ने भी कहा, ग्रीम स्मिथ ने भी कहा। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि 9 खिलाड़ियों का जो आपके टॉप प्लेयर्स थे, ये अब पाकिस्तान के लिए बेवकूफ़ बात नहीं है कि आप होम टीम वहाँ पर दौरे पे गई हुई है, आपको इतनी सी भी इज्जत की काबिल नहीं समझा गया और उन्होंने अपने 9 खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया कि जाएं आप IPL खेलें। ये आप समझते हैं कि ये इंडिया की पावर थी? ये सुभान भाई आपको बताऊं, साउथ अफ्रीका बोर्ड में ही बहुत प्रॉब्लम चाह रही हैं जी, और उन पे अंदर ही अंदर जवाल है, उनकी क्रिकेट इतनी रिवाइव नहीं हो रही है। अच्छा, फिर दूसरा ये भी है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम में खत्म हो गई है। हम देखते हैं कि इंडिया से माइग्रेट हुए हुए काफ़ी सारे लोग बोर्ड में काम कर रहे हैं। उनके जो बहुत ही सक्सेसफुल बोर्ड चेयरमैन रहे, ICC के चेयरमैन भी रहे, हारून लोगाट, वो भी इंडिया से माइग्रेटेड हैं। फिर इनके जो टीम मैनेजर हैं मोहम्मद मूसा जी, वो भी इंडिया से माइग्रेट हैं। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारा जो बैकएंड पे उनके स्टाफ है वो इंडियन नेशनलिटी होल्डर है। तो आप समझते हैं कि वहाँ पर उनका होल्ड बहुत ज़्यादा है और बैकअप पे वही लॉबी काम कर रही है। अब IPL के लिए वो गए हैं तो इन बोर्ड ने इनको ऐसे मुफ्ते में नहीं भेज दिया, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक हुआ होगा और डेफिनेटली सी बात हुई होगी तो उन्होंने भेजा। जबकि उन्होंने सुभान भाई वो सीरीज़ हारें या जीतें, पाकिस्तान जैसी टीम से उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको इतना भारी अमाउंट वहाँ से मिल रहा है, उनको क्या ज़रूरत है अपने 9 प्लेयर्स को यहाँ पे रखें एक ODI जितवाने के लिए, एक सीरीज़ जितवाने के लिए? एक सीरीज़ में 0 लग जाएगा उनका, कोई बात नहीं, जो वहाँ से लाखों डॉलर्स मिलेंगे वो आगे काम ही काम आएंगे उनके। तो हमारी इतनी अहमियत ही नहीं है। वही मैं बात अभी कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया होती है जी, ये इंग्लैंड आया न्यूजीलैंड होती, या अगर हम इसी सिनेरियो को चेंज कर दें, अगर इंडिया गया होता उधर दौरे पर, PSL चल रहा होता, तो क्या उनके वो प्लेयर जो PSL खेलते हैं आते यहाँ पर? उनसे पूछते ना PSL क्या, वो कहते हैं हमें इसका एब्रीवेशन ही नहीं आता। ये कंडीशन होती जी, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कहा आपने। बस पैसे को सलाम है जुबान भाई,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंडिया का ही सब कुछ है, इंडिया का ही आईसीसी है, इंडिया का ही बीसीसीआई है, क्रिकेट भी इंडिया की है, वर्ल्ड कप भी अगले इंडिया के हैं। ये टॉपिक मैं आपको, वर्ल्ड कप का टॉपिक बहुत लंबा है, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैंने एक पैटर्न बनाया सुभान भाई, मैं आपको वो पैटर्न बताऊंगा, वो आप सुन के यकीनन हैरान होंगे कि वाकई ये पैटर्न आपने कहाँ से निकाला है और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। जाहिर अंदर की खबरें आपके पास आती रहती हैं। मैं आपको कनेक्शंस बताऊंगा कि वर्ल्ड कप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, वे न्यूज़ कैसे कनेक्ट हुए हैं, वो एक पूरा जाल है, नेटवर्क है पूरा, क्योंकि अब चल रहा है और आगे भी मैं आपको प्रेडिक्शन करूंगा और इंशाल्लाह वो सच होंगी आगे अगले वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब चूँकि बिल्कुल वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपकी तबीयत भी नासाज है, बहुत मुश्किल से मैं जानता हूँ कि आप शो कर रहे हैं, तो जाते जाते थोड़ा सा ज़रा T20 का रिव्यू देते जाएं हमारे जो नाजरीन हैं उनको, कि क्या समझते हैं पाकिस्तान जो 4 मैच इजीली निकाल लेगा या यहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम होगी? प्लेयर्स उनके हैं नहीं, उनके अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि इनके जो यंगस्टर्स हैं T20 के अंदर वह बहुत अच्छा खेलते हैं, और अभी आखिरी मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने एक मौके पर पाकिस्तान से मैच छीन लिया था। उनसे अफगानिस्तान भी छीन लेता होता है मैच, वो हमारी रवायत आ रही है। बिल्कुल। अभी हॉलैंड से खेलेंगे वो भी छीन लेंगे, तो बड़ी मुश्किल से आखिरी बॉल पे मर के जीत लेंगे, यहाँ पर खुश हो जाएंगे। तो मुझे टफ टाइम भी मिल सकता है, बाउंस बैक करेगा वो साउथ अफ्रीका। हाँ जी, टफ टाइम इसलिए मिल सकता है क्योंकि वो डोमेस्टिक वहीं पे खेलते हैं, बच्चे वहीं पे बड़े हुए हैं, अपने पिचेस को जानते हैं, T20 भी खेलते हैं, लीग्स भी अपने लीग खेलते हैं, अपनी डोमेस्टिक T20 खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही फारिग हैं, तो वो सरप्राइज कर सकते हैं, हो सकता है पाकिस्तान सीरीज भी हार जाए। यानी कि ये चांस है, बिल्कुल है, कि हम अफ्रीका की बी और सी क्लास टीम से भी अब हार जाएंगे, जबकि हम इतने बड़े बड़े नाम T20 में लेकर गए हुए हैं। वहाँ पे जो उनकी आपने उनका डोमेस्टिक T20 स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आप मुल्क में डोमेस्टिक देखते हैं आप, तो कितनी तेज खेलते हैं, वहाँ पे 250 रन भी होते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल सरप्राइज कर सकते हैं, और इतना उनसे जितना इतना आसान नहीं होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी से मुतल्लिक आपकी अगर कोई तजवीज़ हो तो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.